बेटा आज हम करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका अभी होने वाला है बोर्ड एग्जाम 50 एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं इस वाले लेक्चर के अंदर, वो भी इंडियन इको के। इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट कराए हमने जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस करे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आपके 5-6 दिन में जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2 वीडियोस बना रहा हूं, 50-50 क्वेश्चंस की मैक्रो इकोनॉमिक्स की और 50-50 क्वेश्चंस की इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि टोटल में 200 एमसीक्यू ट्रेन करके हम 4 दिन बाद एग्जाम देने जाने वाले हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज जो कॉन्सेप्ट चलने वाला है वो ओवरऑल पूरा इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे चलने वाला है, यानी कि पूरा जो एमसीक्यू रहेंगे 50 के 50 वो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर से रहने वाले हैं, जो आपकी सेकंड बुक है थ्योरी वाली। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पूरे साल मेरे नोट्स वगैरह फॉलो करे हैं, क्लासेस को सुना है, तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही मजाक रहेंगे। एक आध 2 जगहों पे कहीं पे थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होगी। इसको करवाने का मोटो ये है कि एक बार में पूरी डेट्स के कॉन्सेप्ट और जो भी चैप्टर्स में मेन चीजें हैं थोड़ी सी रिकॉलिंग हो जाए। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। टोटल में 50 एमसीक्यू है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं। ये रहा, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो पहले क्वेश्चन के अंदर। वो ये कह रहा है मेंशन द इंडियन इकोनॉमी का नेचर बताइए। ठीक है जी, इंडियन इकोनॉमी पूरी बुक का नाम है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको अप्रैल से मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। मैंने आपको एक तो चीजें बताई हैं कि इंडियन इकोनॉमी की बुक जो दी गई है हमें उस पर 2 एरा के ऊपर बात हुई है, बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947 के ऊपर बात हुई है। बिफोर 1947 में जब ब्रिटिशर यहां पर थे, यानी कि जो अंग्रेजों का राज चलता था, उस टाइम पे भारत जो था वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था। कंफर्ट है, बैकवर्ड इकोनॉमी था, ऑब्वियस सी बात है। आज तक हम डेवलपिंग है। एट द करंट पीरियड ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, स्टैग्नेट मतलब बहुत ही पिछड़ा था, बहुत ही जहां की जीडीपी लेवल लो थी, पर कैपिटल इनकम लो थी, पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, स्टैग्नेट। तो ये सारे फीचर हमारी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है? ऑल द अबव। ऊपर लिखे हुए सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही है। हम सिर्फ आंसर स्टिक करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझने पे कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? यार देखो, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इंडियन इकोनॉमी का जो मेन सेक्टर है वो क्या है? हमारा एग्रीकल्चर। आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि लार्जर जनसंख्या जो है हमारी उस टाइम फार्मिंग में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। थोड़ा बोलने का मेरा मोटो ये है एक एमसीक्यू के साथ कि आप चीजों को रिकॉलिंग पे ले सकें कि हाँ यार ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 क्वेश्चंस लगाए हैं हमने। 3 सेक्टर मैंने बताए थे आपको। प्राइमरी में जो आता है एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर, इट इज अ वन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी यूनिट। टर्शरी के अंदर जो है सर्विसेज आती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ। टर्शरी के अंदर सर्विसेज आती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी सा पूछा है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर टर्शरी सेक्टर्स? या हम जानते हैं अदर नेम ऑफ टर्शरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर। करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना आपको घबराना नहीं है, बशर्ते आपने मेरी नोट्स और बुक को अच्छे से पढ़ रखा है, जो आपको क्लासेस में समझाया गया है, प्रैक्टिसेस करवाई गई हैं, तो आपके एमसीक्यू बहुत मजाक से रहते हैं बोर्ड में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम, विच सेक्टर वाज एक्सपेंड बाय द ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज ने कौन से सेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा था? मार्केट, इंप्रूव द मार्केट साइज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज की मेरी क्लासरूम के अंदर मैंने अच्छे से आपको बार-बार बताया है कि ब्रिटिश काल में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में। द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन 18 जो चली थी 1853 में, 1850 में इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें चली थी पहली ट्रेन, मुंबई टू थाने के बीच में चली थी पहली ट्रेन। रेलवे बनाने का उनका मकसद था अपने बाजार को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, कि इंडिया के सारे स्टेट में वो अपने माल को फैला सके। तो ब्रिटिश राज में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ रेलवे का, 1850 में इंट्रोडक्शन हुआ और 1853 में पहली ट्रेन चली, मुंबई टू थाने के बीच में पहली ट्रेन को चलाया गया। तो आंसर इज रेलवे। ये सब हमने करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चंस को हमने टैकल करा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग देखते हैं क्या है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन? आपको मेन रीजन बताना है। इसका जहां तक मेरे को याद है, जो मैं नोट्स बनवाता हूं, इसका हमने वो भी पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, पूरा मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है,
Which of the following was the main reason for stagnation in agriculture sector during the British rule के टाइम पे? ठीक है, तो एक मेन रीजन में इसके 3 नोट्स लिखवा रखे हैं मैंने, मतलब 3 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। अगर किसी को अच्छे से याद हो, बेटा पहला ही क्वेश्चन है सिलेबस का, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन चल रहा है ये वाला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन 3 पीपल। तो ये मेन रीजन है हमारा। ठीक है, इसमें बताया था ना कि अंग्रेज जो है जमींदार से पैसा लेते थे, जमींदार फार्मर से एक्सटेंड करके लेता था। अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि 2 दिन में एग्जाम है, तो भैया अब तो आपको नोट्स अच्छे से होना चाहिए। ये तो आपका एक बोनस पॉइंट है कि हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, एमसीक्यू को ट्रेन कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। इट इज अ मेन कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। ये पहला ही क्वेश्चन है सिलेबस का। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, डेट का क्वेश्चन है। विच वाज द फर्स्ट सेंसस ईयर, कब हुआ था? 1881 में हुआ था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। ये नोट्स में लिखवा रखा है। ठीक है जी, 1881 में। सर सेंसस कितने साल बाद होता है? ये भी पढ़ाया गया क्लास के अंदर। सेंसस हर 10 साल के बाद काउंट होता है। सेंसस हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट होती है। ठीक है जी। डिसेंट्रलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने गलती से सेंट्रलाइजेशन बोल दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड अ मेजर सेटबैक ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। देखो, डी का मतलब कम होना होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ था, तो किस चीज के धंधे का हुआ था? ये भी सेकंड क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट का। ब्रिटिश ने यहां पर 2 पॉलिसी अपनाई थी। हायर टैक्सेस लगाए उन्होंने इंडियन गुड्स पे, और जो अपना उनका ब्रिटिश में जो गुड्स बन रहा था, जो आता था वहां से, वो टैक्स फ्री कर दिया। इसको क्लासरूम के अंदर अच्छे से पढ़ाया गया था। गांधी जी के विदेशी कपड़ों का त्याग वाला जो आंदोलन था, वो इसी से लिंक करता हुआ होता है। तो हैंडीक्राफ्ट के धंधे को उन्होंने टारगेट करा। हमारा मार्केट लूज हुआ क्योंकि इंडियन हैंडक्राफ्ट पे उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए और अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने टैक्स फ्री करा। हमारा प्रोडक्ट हैंडमेड है, उनका आ रहा था मशीन मेड होके, उनकी मार्केट ग्रैब हो गई। तभी गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का त्याग का आंदोलन का कॉन्सेप्ट करा। तो ये है हमारा हैंडीक्राफ्ट आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना, अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं इसके ऊपर, तो आप अपने भारत को समझ सकते हैं थोड़ा सा। अब हम हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा एक्सपेक्ट सही नहीं है अबाउट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं यहां पर 1-2 क्वेश्चन आपको और बता दूं। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। बेटा कहने के लिए 50 क्वेश्चन की फाइल है, अगर आप मेरे को इस लेक्चर को ढंग से देखोगे तो मैं कम से कम 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुना दूंगा आपको। तो इनडायरेक्टली आप 25 से 30 मिनट में इस वीडियो के अंदर 100 एमसीक्यू ट्रेन कर रहे हो, उसके 50 या 50 सुन के भी। अब नीति आयोग हो गया है, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन है, उसने बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग में। ठीक है, वो पकड़ना है। द मेन एम ऑफ प्लानिंग कमीशन टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है भाई। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाए थे, उसके 4 ऑब्जेक्टिव थे। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। तो ग्रोथ तो था भाई, प्लानिंग कमीशन जब प्लान बना के देता है उसमें ग्रोथ को बहुत ज्यादा एम रखता है। द मेन एम ऑफ प्लानिंग कमीशन इज येलो जी, इक्विटी। 4 प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान्स के 4 गोल थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। एक बार ये भी पढ़ लो जी। द मेन एम ऑफ द प्लानिंग कमीशन टू इंश्योर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। ये तीनों तो है, उसने पूछा नॉट। अगर देखो नॉट पूछा है, द मेन एम ऑफ द प्लानिंग कमीशन टू इंश्योर कन्वर्सेशन ऑफ, क्या है, रिसोर्सेज। ये नहीं है यार उसका एम। 4 एम हमें ऑलरेडी पता है, सी आंसर। चलो देखो, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, कोशिश पूरी करनी है, एमसीक्यू सही करने की मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम पूरे साल हम मेहनत करते हैं तो हमारा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? भारत की ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, तो कौन सा इंडिकेटर इसमें से अच्छा माना जाता है? तो नीचे इन्होंने लिखा है, सिंपल है, जीडीपी। इसको हमने इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में भी देखा है कि जीडीपी के बेसिस पे माना जाता है। हम मैंने एवरी क्लास की ये लाइनें हैं, हम अमेरिका से पीछे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका की जीडीपी हमसे ज्यादा है। हम चाइना से पीछे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जीडीपी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हम पाकिस्तान से आगे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी ज्यादा है। तो हर एक कंट्री का जो मेजरमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ या कंपैरिजन होता है, या उसकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। ठीक, ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
ट्रू वाली स्टेटमेंट को पकड़ना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जो मैं आपको वीडियो में सिखा भी रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। अबाउट द इंडस्ट्री पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान के अंदर, ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है। द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ ट्रेड स्ट्रेटेजी दैट वाज पार्शली आउटवर्ड लुकिंग। आउटवर्ड लुकिंग मतलब बाहर देखना, ठीक है, बाहर की कंट्री से लाना। ट्रू कौन सा है कि हमने क्या मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है देश की इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए कि भारत की गवर्नमेंट जो चाहती थी। देखो इसका मतलब होता है कि आधा बाहर से मंगा लो, आधा खुद बना लो। आउटवर्ड कुछ चीजें बाहर से मंगाओ, खुद बनाओ, लाइक दिस। इंडियन इकोनॉमी अडॉप्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी पार्शली इनवर्ट, थोड़ा सा इनवर्ट कि अपने देश में देखो, इनवर्ट लोगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी फॉर टोटली आउटवर्ड, पूरा बाहर से देखो, जो भी चाहिए बाहर से देख लो, उस पर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। देखो ये है, आपने क्या पढ़ा, ये कहां से लिंक कर रहा है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट चाहती थी, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ ट्रेड स्ट्रेटजी दैट वाज टोटली, देखो ये वर्ड है यहां पे पार्शली, ये सब आ रहा है गलत, ये तो टोटली आउटवर्ड बोल रहा है, तो हम खत्म हो जाएंगे यार, बाहर पे डिपेंड रहेंगे तो आउटवर्ड बाहर वाली कंट्री पे। दैट वाज टोटली इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सेल्फ रिलायंस, जो चीज हम बना सकते हैं हम खुद बनाएंगे। आज भी मेकिंग इंडिया इतना जोरों शोरों पे चल रहा है, जो आप सुन रहे हैं, 2014 का इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, 2014 का इनिशिएटिव है मेकिंग इंडिया, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। हम अपने देश में बनाएंगे सारी चीजें, जितना कोशिश होगा खुद पे बनाएंगे, बाहर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये हमारा एक एजेंडा था, वन काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रू डी, कि हम इनवर्ड लुकिंग बनेंगे। सर हम आज भी तो बाहर से चीजें मंगाते हैं, भाई मंगाते हैं, कोशिश है कि अपने देश की बनाए, सारी अपने देश पे देखें, बाहर पे ज्यादा डिपेंडेंट ना, यही है वो डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिबरलाइजेशन। एलपीजी से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे हमारे एफएम थे, उनके द्वारा किया गया एक वो है पॉलिसी है एलपीजी 1991, और इस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो नरसिम्हा राव जी की थी। ध्यान से आपको पता होगा पूरे साल, अगर आपने ट्रेनिंग करी है तो आपको समझ आएगा। देखिए अब ये क्या बोलता है, लिबरेशन में क्या हुआ था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिग्रेड मतलब कम कर दिए गए थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम दी गई थी कि वो खुल के बिजनेस कर सके, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, लाइसेंसिंग को कम किया गया, इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, बिल्कुल सही बोल रहा भाई, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करा रहे थे, डी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर रहे थे, विद ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, यार ये सब मैंने आपको पढ़ाया, फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है खुल के, ठीक है। इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म विद द ऑर्गेनाइज्ड टू थर्ड पार्टीज, बिल्कुल सही है भाई, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को जाओ थर्ड पार्टी करेगी, तो बोथ दोनों स्टेटमेंट सही है, यही हुआ था। ये हमारा एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं, ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 12 लंबी स्टेटमेंट है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब वही एलपीजी है, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द, 5 टाइप के रिफॉर्म थे बेटा, 5 अगर किसी को याद हो, 5 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके बाद फॉरेन रिफॉर्म्स हुआ था, ये सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, 5 रिफॉर्म्स थे नोट्स में। तो ये देखो इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हाँ भाई ये तो था यार, वो ये कह रहा है एलपीजी में कौन कौन सा आते हैं, लिस्ट आपके नोट्स में है। ये क्या है, ये गलत है, इस वाले में ये गलत है, ऐसा नहीं था कुछ भी लिस्ट में, इस वाले में ये गलत है। तो जो करेक्ट दिख रहा है इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म भी होता है वैसे तो, उसका कोई जिक्र नहीं है, तो ए इज द आंसर। आपने अगर नोट्स पढ़े हैं मेरे भाई, जड़ी बूटियां उसको घोल के पी लो, आपके सारे एमसीक्यू क्या, लॉन्ग क्वेश्चन क्या, सब कवर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात करनी है आपको और कुछ नहीं करना है इकोनॉमिक्स के पेपर में, कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के जाना है, सब कुछ नहीं है। Which of the following bodies was precedes to the WTO? अरे यार WTO इसका स्थापना 1995 में हुआ था सर, हमें याद है। WTO से पहले सर ये चलता था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी सर, आपने ये सब हमें पढ़ा रखा है, ठीक है जी। तो चलिए क्या पूछा इसने, यही पूछा है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, सही है, खत्म, चलती थी WTO से पहले, खत्म, तो ऑलरेडी वैसे ही खत्म हो गया। 14वां नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा पी का फीचर नहीं है, यानी कि प्राइवेटेशन का फीचर नहीं है। एलपीजी में 3 थे, एलपीजी, पी से प्राइवेटेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। नहीं था, नहीं था। इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो था भाई प्राइवेटेशन में। कॉन्ट्रैक्शन करो, कम करना, याद है ना 1991 के बाद पब्लिक सेक्टर कम करना और प्राइवेट सेक्टर बढ़े, पब्लिक सेक्टर कम और प्राइवेट बढ़े, तभी तो प्राइवेटेशन हुआ। आज देखो प्राइवेट चीजें ज्यादा है। ये था, इसने नॉट का पूछा है तो ये नहीं था यार। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, ये कोई नहीं था भाई, ये तो टैक्स रिफॉर्म में था, एल के अंदर, एलपीजी के अंदर, तो सी नॉट का पूछा है। चलिए भाई, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है, देखते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, which of the following statement is true about financial sector reforms। याद है हमारे देश का फाइनेंशियल सेक्टर किसके कंट्रोल में रहता है, बताया गया है आरबीआई। एस्टैब्लिशमेंट इन 1935 एंड नेशनलाइजेशन इज 1949। ठीक है, फाइनेंशियल which of the following statement is true about financial sector reforms। financial sector reform mainly related to banking sector, is it good, is it good and also good। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे है, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स डैश ऑफ एजुकेशन, ध्यान देना, डैश ऑफ एजुकेशन, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 16 पे डैश ऑफ एजुकेशन व्हिच मेक्स इट एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल। देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स, इनमें से कौन सी चीज के बढ़ने की वजह से, एक व्हिच मेक्स इट एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल, कि महंगी हो गई है गरीब बंदे के लिए वो चीज। सोशलाइजेशन, अरे यार ये तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, प्राइवेटेशन। अब पढ़ो, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटेशन, मतलब हर चीज क्या होती जा रही है देश के अंदर, प्राइवेट होती जा रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे अदर सर्विसेज हो, प्राइवेट ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट के सेक्टर कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हिच मेक्स इट एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल। तो अब देखो गरीब बंदे के लिए आप जानते हैं, एक पुअर सेक्शन के लिए प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करना इम्पॉसिबल केस हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करना इम्पॉसिबल केस हो गया। द रीजन इज 1991 के बाद जो ये प्राइवेटेशन हुआ है देश में, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़े हैं, तो इस वजह से ये हुआ है। तो पी क्वेश्चन सरल भाषा में ये आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पूरी प्राइवेट होती जा रही है, व्हिच मेक्स इट एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे है, ध्यान से समझना। द एनरोलमेंट रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इस स्कूल is less and their dropout ratio is high। ऐसे भर लो यार, देखो स्कूल में जो बच्चों का एनरोलमेंट होता है उसमें फीमेल का रेशियो कम है। बेटा देखो, मैं ना यहाँ अपने मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप दिल्ली वासी हैं या मुंबई कोलकाता, लेकिन हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ही बैकवर्डनेस पे, जहां पे आज भी जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस मतलब लड़का लड़की में भेदभाव होता है, बहुत सरल भाषा में। ठीक है, तो स्कूल में उनकी एडमिशन की जो संख्याएं हैं वो कम रहती हैं, और जो लड़की पढ़ भी रही है उसे छोड़ दिया जाता है। कि कई बार ऐसा देखा जाता है, ये इंडियन इको का सिनेरियो है कि घर में लड़का है लड़की है, या लड़की को रहने दो, लड़की को पढ़ाते हैं, उसका पैसा इस पे इन्वेस्ट करते हैं, हम पे इतने पैसे नहीं है, प्योर पुअर कंट्री है। तो सिंपल है, द एनरोलमेंट रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज लेस एंड ड्रॉप आउट रेशियो हाई है, कि हर साल जो छोड़ के जाती है लड़कियां, एजुकेशन छोड़ देती है, वो हाई है। तो आपको थोड़ा स्किल बेस्ड बनना है इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है मेरे भाई, देखो 18 में क्या बोलना चाह रहा है वो, डैश एंड डैश सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस, एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ टू पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन एंड हेल्थ, टू पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको पहले भी पढ़ाया गया है, एजुकेशन और हेल्थ। हमें एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत मेहनत करनी है, यही हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाता है। जितना ज्यादा एजुकेशन पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी, एजुकेशन को प्रमोट करेगी, स्किलफुल लोग डेवलप होंगे, कंट्री की एसेट्स होगी। और लोगों का हेल्दी रहना, एजुकेशन में हेल्दी होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक फिट माइंड में ही एजुकेशन जाती है। एक फिजिकली मेंटली फिट इंसान का होना बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर हमारे इंप्रूव होने चाहिए। सर रियल से मेरे को मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ट्राई टू इंप्रूव, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है। यही हमारे दो पिलर है बेसिकली देश के, जो चलाते हैं, बाकी सब बाद में है यार। ये दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाँ जी,
डैश इज टेंजिबल एंड सोल्ड इन द मार्केट, दिस इज द फिजिकल कैपिटल। बात खत्म। मैंने आपको डिफरेंस करवा रखा है फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली स्किल बेस्ड बातें होती है, फिजिकल कैपिटल में मशीनरी बेस्ड बातें होती है। एंड फिजिकल कैपिटल जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये हमारे फिजिकल कैपिटल है, इट इज टेंजिबल एंड सोल्ड इन द मार्केट। और ह्यूमन कैपिटल जो मेरा स्किल है या आपका कोई स्किल है, इट इज इंटेंजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर है हम। बेसिकली द रीजन फॉर डिस्ट्रेस सेल, मतलब इसका मतलब होता है प्रेशर में बेचना, परेशानी में बेचना, कष्ट में बेचना। डिस्ट्रेस सेल कि भैया मजबूरी थी, बेचो यार, हटाओ, टेंशन फ्री करो, लाइक दिस। तो फार्मर्स नीड कैश इमीडिएटली फॉर पे डेट, उसको कर्जा चुकाना है, इसको जल्दी से कैश चाहिए, बेच दे भाई, कम रेट पे भी बेच, खत्म कर। हाई स्टोरेज कॉस्ट, अगर उसे गोदाम में रखता है, उसका महीने का किराया ज्यादा आ रहा है और रखने की में भी जगह भी नहीं होती। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स है भारत के फार्मर्स की। ये देखो आगे अगला, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। तो ये सारे तीनों की तीनों जनरल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, मतलब मजबूरी में बेचना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दी अबव। मैंने यहां पर आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक। अब आगे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। अब अपने कॉन्फिडेंस को प्लीज बहुत ऊपर रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन आ रहा है रूरल डेवलपमेंट से मेरे भाई, क्वेश्चन आ रहा है रूरल डेवलपमेंट से। रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान टू इंप्रूव डैश एक्सपेक्ट्स ऑल सोशल एंड इकोनॉमिकल। सोशल एंड इकोनॉमिकल दोनों टाइप से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, वहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज आनी चाहिए, वहां पे गरीबी जानी चाहिए, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वहां की रोड्स बननी चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स उसके चेंज होने चाहिए। ऑल, ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा है, पूरा भाई वो भी भारतीय है, हम भी भारतीय हैं, सारी सुविधाएं उनको भी मिलनी चाहिए। तो ऑल एस्पेक्ट्स उनका चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आपने रूरल डेवलपमेंट की जो मैंने नोट्स में डेफिनेशन लिखवाई है उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। यहां पर वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्लियर लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द रूरल। कॉम्प्रिहेंसिव 22 डेफिनेशन में आ रखा है वर्ड। देखिए, डैश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर वुमेन। मैंने आपको यह पढ़ा रखा है, लाइव स्टॉक मतलब ये एनिमल हैजबेंड्री। एनिमल हैजबेंड्री में मैंने आपको नोट्स में एक चीज लिखवा रखी है एनिमल हैजबेंड्री के अंदर, कि पुरुष जो है वो सुबह काम पे चला जाता है और घर में जो गाय, भैंस, बफेलो जो भी एनिमल हैजबेंड्री करी हुई है वो वुमेन पीछे से मैनेज कर लेती है। तो इट इज वन पार्ट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट का भी एक पार्ट निकल कर आता है, तो लाइव स्टॉक्स के अंदर आता है। ये आपके नोट्स में लिखवा रखा है और क्लासरूम में डिस्कस करवा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कुछ हर बार पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आध क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको और ज्यादा मदद मिलेगी। हॉर्टिकल्चर, सर यार ये हमें पता है, इसका ना एक रेवोल्यूशन भी है, गोल्डन रेवोल्यूशन, इसका एक रेवोल्यूशन भी है, गोल्डन रेवोल्यूशन, इसका एक रेवोल्यूशन भी है, गोल्डन रेवोल्यूशन, और उसका पीरियड ये है 1991 से लेकर 2003 का। इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिखवा रखा है, मैं आपसे रिकॉल भी करवा रहा हूं साथ साथ। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स डैश ऑफ वैल्यू आउटपुट एंड डैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इसका है, जैसे कि एक थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद कर लेना 2 दिन के लिए यार, परसों एग्जाम है आपका, ठीक है। 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का निकलता है हॉर्टिकल्चर से, एंड इज 6% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। सब अभी ये करंट रेशियो है, मैंने जहां से रिसर्च करके सब बनाया तो वहां पे आया ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो कुछ नया भी डाला जाए, क्या पता टकरा जाए तो सीधा बच्चों को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 बजे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए एक बार। ऑल्टरनेटिव, सबसे पहले मतलब समझिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब कोई दूसरा ऑप्शन, लाइक समथिंग। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं और ऑप्शंस अगर जनरेट हो तो ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज हुआ है। मार्केटिंग चैनल हेल्प्स द फार्मर इन, हेल्प द फार्मर इन, यार जाहिर सी बात है अगर हमारे पास और भी ऑप्शंस आएंगे तो हमारा मार्केट क्या होगा, फार्मर का एक्सपेंडिंग होगा, बढ़ेगा, है ना। एंड डैश, डैश का मतलब हो गया रिड्यूस प्राइस रिस्क, उसको जेन्युइन प्राइस मिलेगा, प्राइस में कोई उसको पागल नहीं बनेगा, उसका प्राइस रिस्क कम हो। यार जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे यार तो हमारा ऑब्वियस है मार्केट कैप बढ़ेगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा दूर तक बिक सकता है, आराम से बिक सकता है, प्राइस रिस्क कम होगा, कॉमन सेंस की बात है।
एक्सपेंडिंग एंड रिड्यूसिंग। 25 क्वेश्चंस हो गए बेटा, यानी कि हाफ ऑफ द मार्क हमने कर लिया है। अब हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी यार ऊपर मैंने डिस्कस करवाया था, तो प्लीज यार टाइम मत वेस्ट करना। द फर्स्ट रेल इन इंडिया स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1853, 16 अप्रैल 1853। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं है कुछ भी, तो यही ऑप्शन बचा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मुंबई टू थाने के बीच में चली। इंट्रोडक्शन दूसरी बार बता रहा हूं, अभी ऊपर भी बताया था मेरे भाई। इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में, सॉरी इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था रेलवे को, और चली 1853 में थी, मुंबई टू थाने के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में जा रहे हैं हम। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 से है, देख लेते हैं जहां से भी है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल रेफर्स टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। डेमोग्राफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया अलोंग विद सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। यस, ये बिल्कुल सही है, यानी कि वहां का बीआर क्या है, वहां का डीआर क्या है, वहां की हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सब भी डिस्कस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर एरिया अलोंग विद द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। स्विस कैनाल चाइना में है, स्विस कैनाल चाइना में है। 1869 में ओपन किया गया था इंडिया और ब्रिटिश के रूट को स्मॉल करने के लिए। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन, ताकि इंग्लैंड से माल, ब्रिटिश का माल जल्दी समुद्र पे से इंडिया में पहुंच सके, तो उन्होंने स्विस कैनाल ओपन करवाया 1869 में टू शॉर्ट द रूट ऑफ बिटवीन ब्रिटिश और मतलब ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से इंडिया के रूट को शॉर्टर करने के लिए इसको ओपन किया गया। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है, डेट्स आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर है, हम बहुत ध्यान से समझना। बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल से भी पहले, ब्रिटिश रूल से भी पहले जब अंग्रेज नहीं थे, द इंडियन इकोनॉमी वाज डैश इकोनॉमी। अब समझो, तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, या अभी 12th में इतना है नहीं, पर आप सुन लीजिए 2 दिन के लिए लाइनें, कि इंडिया जो है, अंग्रेजों ने इंडिया को बहुत अच्छे से लूटा, एक्सप्लॉइट करा। अब यहां पर बात हो रही है बिफोर द ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज एक डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिया का वेल्थी कंट्री थी। लगभग 33% वेल्थ इंडिया के पास था वर्ल्ड का, 1/3। अभी हम 1/3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिफोर ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट थी, अपना खुद कर लेते थे। अंग्रेजों ने तो खत्म करा, सेल्फ रिलायंस थे। ठीक है, प्रॉस्पेरस थे, मतलब अच्छे से चला रहे थे सब कुछ, यार सारे हम बढ़िया थे। फिर क्या हुआ, चलो इसे हटाओ, ऑल द अबव हो गया। ये क्वेश्चन ब्रिटिश बिफोर, मतलब बिफोर ब्रिटिश रूल पूछा गया, उनके आने से पहले हम एक वेल्थी कंट्री थे, अच्छी कंट्री थे, खराब कर गए, लूट गए, सारा कोहिनूर तक लूट गए हमारा सब कुछ, है ना। उसके बाद 1757 में, चलो इसकी अभी यहां पर जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज ना हो क्योंकि डेट्स और डेटा का नया क्वेश्चन है, इसलिए हटा दिया है। चलिए, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जब अंग्रेज यहां पर थे, डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसमें कुछ दोहराया नहीं है, खत्म करो, इसका बहुत हो गया, अब इस पर टाइम लगा सकते हैं एग्रीकल्चर। 30 क्वेश्चन निकाल दिए मेरे भाई, अब हम 20 क्वेश्चन पे हैं लास्ट, अच्छे से पूरे इंडियन इको का सेंस बना रहे हैं। देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज द इंक्रीज्ड यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है जी, हो रहा है, नो डाउट हो रहा है। सर कैसे? शहरों में सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, रूरल साइड में जो डिफॉरेस्टेशन होता था, जो लोग होते थे पुअर सेक्शन के, जंगलों से लकड़ी काट के जलाते थे, धुआं निकालते थे, सब होता था कि गंदा धुआं निकल रहा है वो, तो सरकार ने उज्ज्वला योजना चालू करके उनको एलपीजी सिलेंडर देना शुरू करा गांव वालों को भी, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट माना जा सकता है। ठीक है, हाँ हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, देखिए, अरे यार ये क्या है, एलपीजी गैस सिलेंडर क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन, ये कैसे हो सकता है? ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही है दूसरा गलत है। उज्ज्वला योजना का ध्यान रखना, जो एलपीजी सिलेंडर दिया गया है रूरल साइड में, तो उससे भी फर्क आया, इसलिए बोला गया यहाँ पे ये। ठीक है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट अगर सुन रखे हैं तो मजा आएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ था डराने के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं ऐसा। पढ़ते हैं भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश के अंदर, बिल्कुल आया, जिसमें HYV शीट्स यूज हुई।
इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल ट्रू है, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने के लिए हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ, देयर इज अ नीड फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। मतलब देयर इज अ नीड फॉर द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में वो क्रिएशन करना है हमें, एक अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स और बर्ड्स को कैसे यूज किया जाए ताकि ये रहे। अब एक चीज तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह बढ़ाए थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट एक चीज समझो, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए में बात हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की, बी में बर्ड्स और एनिमल्स की। तो भाई ये स्टेटमेंट दोनों सही है, बट आर ए को सपोर्ट नहीं कर रहा, आर अपनी एक अलग बात बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि हाँ ये सही है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, समझो थोड़ा डीपली जाके। तो आंसर बोथ, दोनों सही तो है बातें जो पढ़ी है हमने, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं है। समझ में आ रही बात? वरना बिकॉज करके पढ़ लो, सेंटेंस सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए हमने बी को टिक करा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर है हम, ये भी असर्शन रीजन का है। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन क्लोज टू द एनवायरमेंट। ये बिल्कुल मेरे नोट्स की लाइन है, बिल्कुल सही। हम ट्रेडिशनली अपने एनवायरमेंट के बहुत करीब थे, हम हर अपना जो है आयुर्वेद अपनाते थे, फिर वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये एनवायरमेंट वाले चैप्टर से आ गया, सब कुछ बढ़िया था। विथ मॉडर्नाइजेशन, अरे बिल्कुल सही, मॉडर्न होते जा रहे हैं, पीपल हैड ड्रिफ्ट पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट, और हमने अपने एनवायरमेंट की वाट लगाना शुरू कर दी। ठीक है, और एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, नेचर से प्यार करोगे, नेचर आपको वापस में प्यार ही देगा। सिंपल सी बात समझते हैं, नेचर की वाट लगाओगे वो तुम्हारी वाट लगाएगा, और यही हो रहा है एट द मॉडर्न टाइम, और यही मॉडर्नाइजेशन का नाम है। जंगल काटो बिल्डिंग बनाओ, पहाड़ काटो बिल्डिंग बनाओ, फिर कहां से होगा भाई, आपको कहां से ऑक्सीजन मिलेगी, कहां से चीजें होंगी। तो चलिए भाई, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि एक में ऊपर कुछ और बात हो रही है और नीचे कुछ और बात। ठीक है, चलिए, एनवायरमेंट इज एन एम्यूलेशन ऑफ, ये भी सही है। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आते हैं, अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, बायोटिक अबायोटिक, ये पढ़ा रखा है नोट्स का पहला ही पेज है ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर है हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, लिखवा रखे भाई कॉपी में, फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्स देता है प्रोडक्शन करने के लिए। मैंने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाया था, हर चीज की प्रोडक्शन जो है नेचर के दिए गए रिसोर्सेज से होती है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं एक चेयर पे बैठा हूं, ये मेटल की चेयर है, मेटल कहां से आता है, एनवायरमेंट से। हम लंच करेंगे, फूड कहां से आता है, एनवायरमेंट से, जो नेचर में उगता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन, नोट्स पढ़िए प्लीज पढ़िए, ये चारों फंक्शन की एक्सप्लेनेशन लिखवा रखी है आपको। प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, दोनों से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको एब्सॉर्ब कहां करा जाता है, एनवायरमेंट में। सस्टेन्स लाइफ, हम हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं तो ऑल, ये सारे फंक्शंस हैं एक हमारे एनवायरमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी, काम खत्म करो, जहां पे दोनों होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों होते हैं, ये अडॉप्ट करा हमने। ठीक है जी, चाइना में सोशलिस्ट है, ध्यान रखना, बताया गया पहले भी। अब मैंने इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट सेक्टर पे हमने अडॉप्ट कर लिया था 1951 के बाद। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान देना। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 37 न्यू वन है, तो प्लीज ध्यान देना, क्या पता टकरा जाए तो आपका एक नंबर सीधा क्लिक हो जाएगा। तो ये नाम आपका इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, बाकी नाम आपको नहीं पढ़ना, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से है, ध्यान देना भाई। महालान बॉयज मॉडल जो है, ये ना वो भी थे, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का वो भी करा था, आर्किटेक्चर भी करा था, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो बी रहेगा 5 ईयर प्लान। हाँ, प्लान्स के रिगार्डिंग इनका नाम बहुत बार आता है, तो ध्यान देना भाई बी ऑप्शन पे। जो प्लानिंग कमीशन का आर्किटेक्चर था वो भी इनके द्वारा किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज, क्या था मेन यार? ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट और राइस की प्रोडक्शन को बूस्टर करने पे ध्यान दिया गया था। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द फूड ग्रेन प्रोडक्शन से था, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर वाले थे, बात खत्म। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड गवर्नमेंट की उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी की। आ गया जी, द प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, खत्म। ये बहुत बार हुए क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में लिख जाएगा।
लिबरलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना, प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर ऑटोनॉमी देना, ये आपको पीछे पढ़वाया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करती है, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सालों पहले के बजट में रतन टाटा जी को एयर इंडिया का एक एयरपोर्ट पूरा बेचा गया था। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट करना चीजों को लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग गवर्नमेंट शेयर पब्लिक स्टॉक, ये बेचना, जैसे कि इसमें एयरपोर्ट का एक एग्जांपल है। चलिए भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए ध्यान से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 को भी एक बार देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम न्यूज वगैरह में बहुत सुनते हैं कि इंडिया उसमें खिसक गया नीचे और ये छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड बैंक तो नहीं करता, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 ये करता है भाई। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोबारा सुन लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, थोड़ा सा याद कर लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तीनों नहीं है, वर्ल्ड बैंक का काम होता है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, ये पब्लिश करना नहीं होता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंटरनेशनल लेवल पे लोन देती है, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करती है। तो पब्लिश का काम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट इज द नबार्ड। अरे सर नकली है। नबार्ड की स्थापना बेटा यहाँ पर देख लो, नबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, पढ़ाया गया आपको। एग्रीकल्चर क्रेडिट की एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है जी। ये लो जी आ गया, 2 बार ऊपर डेट बता चुका हूं। WTO एस्टैब्लिश्ड इन, खत्म करो, 1995। जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है, आपको पढ़ाया गया है, जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। ओ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब आता है इसके अंदर। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन यार, WTO। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। अरे यार फर्जी है 48। 3 पिलर ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये रहा जी, LPG, यू टर्न पॉलिसी भारत में आया, इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, ठीक है, इंडिया इकोनॉमी उड़ गई। चलिए 49 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हम अभी की जनरेशन के लिए भी रिसोर्स रखते हैं और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखकर चलते हैं। तो डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन को भी चीजें मिले और उसके लिए भी जो रिसोर्स है वो रहे फ्यूचर के लिए भी। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था? 1978, ठीक है। चाइना 1978, मेरा भारत 1991, पाकिस्तान, ये 3 देशों के बारे में तो उस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, हालांकि नोट्स में है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि रिकॉल कर दूं, ठीक है जी। चलिए बेटा अच्छे से तैयारी करिए। आज के इस लेक्चर में हमने 50 MCQ कवर करे हैं। अभी 2 लेक्चर्स और आएंगे आपके पास जिसमें 50 और MCQ रहेंगे मैक्रो के, 50 और रहेंगे इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आपको 200 MCQ भेजूंगा मैं आपको। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे तो और अच्छे से कवर करेंगे, मेन MCQ और निकालेंगे।